हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का टेस्ट हुआ है, वो भी कंबाइंड तीनों सब्जेक्ट्स का, जिसके एनालिसिस के लिए मैं सत्यांश मिश्रा मैथमेटिक्स वाले पार्ट का एनालिसिस आपको बताऊंगा। आपके टेस्ट के पेपर में 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 25 करने थे। दो सेक्शंस थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की अगर बात करें तो सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन थे, जिसमें 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इजी थे, इजी लेवल पे थे। इजी का मतलब फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। 4 क्वेश्चन ऐसे थे, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मीडियम थे। मीडियम का मतलब उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 2 चैप्टर या फिर 3 चैप्टर का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, उनके फॉर्मूले लगेंगे और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। और डिफिकल्ट का मतलब हो गया वो थोड़े से हम बोल सकते हैं कि उसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी सी रहेगी और ट्रिक्स लगेगी, ये डिफिकल्ट है। तो हम बोले कि 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इजी थे सेक्शन ए में। सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एकदम इजी लेवल के थे, आप आसानी से कर सकते थे। लेकिन सेक्शन बी में से आपको, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन थे और 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने थे। और उसमें से आप देखिए 6 तो इजी थे, लेकिन अगर आप चाहते तो 5 के 5 इजी पिक करते और सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता। तो ऑन एन एवरेज हम ये समझें तो हम ये बोल सकते हैं कि 16 क्वेश्चन आपके इस टेस्ट में इजी लेवल के थे। मैं आपको ये एनालिसिस क्यों समझा रहा हूं? मैं इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि 16 क्वेश्चन हम कर सकते थे, हमें बस पिक करने की बात होती है। कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो हमें ये जरूरी है पता करना कि उसमें इजी क्वेश्चंस कौन से हैं। हम इजी क्वेश्चंस पिक कर लें और उनको सॉल्व कर दें, हमारा सिलेक्शन पक्का है। तो अगर आप 16 क्वेश्चन कर देते तो आपके काफी बढ़िया मार्क्स आप स्कोर कर सकते थे। और थोड़ा अगर आपने अच्छा मेहनत करी है, मिक्स क्वेश्चंस किए हैं, तो आप 20 क्वेश्चन तक भी आराम से अपनी गाड़ी पहुंचा सकते थे, आराम से। कुछ बच्चे होंगे जो 22-23 भी सही कर दिए होंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ऐसे डिफिकल्ट नहीं थे कि कर नहीं सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो यहां से हमको समझना क्या है, ये समझिए। इस वीडियो के बाद आपको सॉल्यूशन वीडियो दिखाया जाएगा। उस सॉल्यूशन वीडियो में सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको समझाया जाएगा मेरे द्वारा ही। उस सॉल्यूशन को देखिए, जहां आप अटके हैं वो सॉल्यूशन देखिए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का तुक्का मैंने मारा है और वो सही हो गया है, तो फिर भी उसका सॉल्यूशन जरूर देखिए, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन आता नहीं था। इस वीडियो के बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, फिर से हम वीडियो में वापस आएंगे। हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। टेस्ट के जो भी टेस्ट आप लोगों ने दिया है, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों का अच्छा गया हो और आपने एनालिसिस सुन ही लिया होगा कि 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम इजीली कर सकते थे, है ना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। देखिए भाई, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है fx, एक fx दिया हुआ है, जैसे आप दिख रहा होगा आपको, x² माइनस 4 mod x एंड gx कुछ इस तरह का हमारे सामने दिया हुआ है। ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। हम चेक करते हैं कि किस तरीके से अप्रोच समझते हैं, ठीक है ना। हमारा आज का एजेंडा जो है मेन, वो है अप्रोच का, कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को ड्रॉ करते हैं। तो फंक्शन कैसा है, फंक्शन जो दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है कि x² माइनस 4 mod x, ठीक है। तो मेरे कहने पर आप क्या कीजिए, x² माइनस 4x का ग्राफ बनाइए। तो x² माइनस 4x का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एक पॉइंट आएगा 0 और एक पॉइंट आएगा 4 और पैराबोला बन जाएगा u, इस तरीके का ये पैराबोला बन जाएगा। अब x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, mod x से रिप्लेस कर देंगे। क्यों भैया, क्योंकि हर जगह mod x रिप्लेस है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं है, ये mod x का होल स्क्वायर माइनस 4 mod x ही तो लिखा हुआ है।
ये ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, तो फटाक से हम इसमें x को मॉड x से चेंज कर देते हैं, है ना। तो भैया x की जगह पे क्या चेंज किया, मॉड x चेंज किया, तो जो ग्राफ होगा, रिजल्टेंट हमारे पास ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में ये अच्छे से पढ़ाया गया है, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट विल बी, बोलो 4 एंड दिस पॉइंट विल बी -4। अब हमको gx ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, gx ग्राफ ड्रॉ करना है। तो gx ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे समझते हैं, अलग कलर से देखते हैं थोड़ा सा, है ना, समझ में आएगा। तो देखिए gx क्या बोला है, बोल रहे हैं कि -6 से 0 के बीच में, -6 से 0 के बीच में। तो -6 कहां होगा, -6 कुछ यहां होगा, है ना। -6 से 0 के बीच में क्या लेना है, मिनिमम ऑफ f ऑफ t, मिनिमम ऑफ f ऑफ t। तो मतलब क्या है कि आप -6 पर जब खड़े होगे तो अगर आपको आजू बाजू में -6 से छोटी वैल्यू मिल रही है, मतलब जो वैल्यू -6 पे मिल रही है उससे छोटी वैल्यू मिल रही है, तो आप उस पर जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे, उसी पे रहोगे। तो छोटी वैल्यू चाहिए मिनिमम की जगह। तो क्या आगे बढ़ने पर छोटी मिनिमम मिल रही है, हाँ, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। ऐसे चलते चले जाएंगे क्योंकि मिनिमम मिलती जा रही है, ठीक है। और यहां भी देखो मिनिमम मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। लेकिन ये जो पॉइंट होगा इसके आगे जाएंगे तो इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। तो हम इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू पर ही रहेंगे, इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू पर ही रहेंगे, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस इसमें 0 पे क्लोज दिया तो इसीलिए मैंने वहां पर भर दिया है। चलो उसके बाद क्या बोला है कि मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t व्हेन 0 से 6 के लिए जाते हैं। तो 0 से 6 के लिए हमें, अगर हमने बोला कि 0 पे खड़े हैं तो 0 से आगे बढ़ने पर अगर जो 0 पे वैल्यू मिल रही थी उससे ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो उसको लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। चलिए तो 0 पे आ जाइए, तो 0 से आगे बढ़ेंगे तो 0 से कम वैल्यू मिल रही है तो हमें 0 वाला ही कंसीडर करना है, मैक्सिमम बोल रहा है 0 वाला ही कंसीडर करना है। और उसके आगे बढ़ेंगे तो 0 से ज्यादा वैल्यू मिल रही है, तो 0 से यहां पर ज्यादा वैल्यू मिलने लगी। लो भैया, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। आई होप ये आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। तो ये ग्राफ देखिए, मैक्सिमम वाला क्या हो गया, देखो इससे कम वैल्यू मिल रही थी तो आगे बढ़े, जैसे 4 पे पहुंचे और 6 तक जाना था हमको। क्वेश्चन में कहां तक बोला था, 6 तक जाना है आपको। तो 6 तक जाएंगे तो जैसे 4 पे जाएंगे तो 4 पे क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू मिलने लगी, तो इसीलिए हम बड़ी वैल्यू कंसीडर करने लगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। नाउ अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताना है। तो आप देखिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट क्या होते हैं, कि उसमें ये होता है कि भाई हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आजू बाजू देखने पर हमसे छोटी वैल्यू अगर मिल रही है तो वो लोकल मिनिमा। जैसे फॉर एग्जांपल लोकल मिनिमा की डेफिनेशन क्या कहती है कि भैया इसके आजू बाजू कम मिलना चाहिए, छोटा मिलना चाहिए, तो लोकल मिनिमा। ऐसे ही ये मैक्सिमा की बात है। लोकल मैक्सिमा क्या होगा, आजू बाजू कम मिलेगी तो लोकल मैक्सिमा, और आजू बाजू ज्यादा मिलेगी तो लोकल मिनिमा, ठीक है। तो पॉइंट्स चेक करते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एक हो सकता है, मे बी ये वाला, ये जो पॉइंट है 0, है ना, मे बी ये वाला, ये पॉइंट्स हो सकता है कि आजू बाजू इसमें ज्यादा वैल्यू मिल रही हो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं आगे जाऊंगा तो मुझे वही वैल्यू मिलेगी, पीछे जाऊंगा तो बड़ी वैल्यू मिल रही है, भले ही बड़ी वैल्यू मिली, लेकिन आजू बाजू दोनों में ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम नहीं बोल सकते उसको लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा, ठीक है। सिमिलरली इधर भी ऐसी हो रहा है, 0 पे लेफ्ट में जाओगे तो 0 पे वैल्यू मिल रही थी वही मिल रही है, राइट में जाओगे तो थोड़ी सी वैल्यू मिल रही है, लेकिन आजू बाजू तो नहीं मिल रही, बड़ी या छोटी, है ना, ज्यादा नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं है। 4 पे देखिए, 4 के आजू बाजू अगर जाएंगे तो वही वैल्यू मिल रही है, फिर से वही केस हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहां पर हमारे ना लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। अगर आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की डेफिनेशन क्लियर है तो आप ये काम आसानी से कर सकते हो, बड़े प्यार से, एकदम बिल्कुल बेझिझक कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, डी पार्ट हो जाएगा, नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह का, हमें देखिएगा ध्यान से,
फंक्शन दिया है fx, मैं इसको क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, यहां पर देखिएगा 3x² प्लस 2ax प्लस b, और इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो समझदार लोग जानते हैं कि साइन 2x लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट भी बोल सकते हैं साइन 2x। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, हमें करना है दिस फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग फॉर ऑल सेट ऑफ रियल नंबर r। मतलब कि अगर ये वाला पार्ट पूरा कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ये पूरा पार्ट कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू करवानी है ये हमारे ऊपर है ना। अब हम कैसे ट्रू करवाएंगे जरा देखिएगा, समझिए। मान लेते हैं ये पूरा पार्ट a है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस 5 साइन 2x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये जो कैपिटल A है उसको नेगेटिव बना सकता है जो भी है वो, ये 5, ठीक है, 5 साइन 2x ये नेगेटिव बना सकता है। अब साइन 2x का हम जानते हैं कि साइन 2x ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है ना। अगर a की वैल्यू है ना, अगर a की वैल्यू 5 साइन 2x से ज्यादा रख दें तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या हो जाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा -5 तक जाएगा। ये वैल्यू कितनी जाएगी, ध्यान समझिएगा, 5 साइन 2x जो है ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा, -1 से 1 के बीच में, सॉरी -5 से 5 के बीच में, है ना। तो अगर इस पूरे की वैल्यू -5 भी हो गई तो भी ये जो a होगा, अगर मैं उस 5 से बड़ा रख दूं इसको, तो नेगेटिव तो कर नहीं पाएगा साइन 2x। तो बस यहां पर यही लॉजिक पकड़ना है अपन को। हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि यहां पर साइन 2x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, हमको 1 रखनी पड़ेगी। साइन 2x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी फॉर ऑल रियल वैल्यू, जिसके लिए ये भाई साहब क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो देखिएगा ध्यान से, आप क्या करेंगे, यहां पर यहां 3x² प्लस 2ax प्लस b प्लस 5 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर दिस। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक है, किसी भी क्वाड्रेटिक को मैंने बोला ax² प्लस bx प्लस c, किसी भी क्वाड्रेटिक को ऑलवेज पॉजिटिव होना है तो क्या होना पड़ेगा, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, ये कंडीशन होनी पड़ेगी। तो अब देखना ध्यान से कि ये कैसे होगा। ये अब देखो a तो पॉजिटिव है, d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a और c, दिस शुड बी लेस देन 0। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस आई थिंक ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू b प्लस 5, आपको ऑप्शन का आंसर मिल जाएगा। इनमें से कोई ऑप्शन आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कुछ कुछ आसान है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है ना, हम आसानी से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या लिखा हुआ है, fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, बोला है कि आर सच दैट मिनिमम ऑफ fx इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ gx, देन द रिलेशन बिटवीन b एंड c क्या होगा। ठीक है, ये पूछा गया। तो मैं एक लॉजिक बताता हूं, बड़ा ही सिंपल सा, तो समझिएगा। आप में से कईयों को ये पता होगा, स्ट्रेट लाइन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा बात है। क्या है कि सपोज करो लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये हमारे पास सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक है ना। तो इसका जो वर्टेक्स होता है, इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स होता है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं -b/2a, -d/4a, और ये जो वैल्यू होती है यही होती है मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। ठीक है,
अब वर्टेक्स होता है तो आप में मैक्सिमम मिनिमम कैसे बोल रहे हैं? देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक होगी, मान लेते हैं सपोज ये कोई क्वाड्रेटिक है, तो ये जो वर्टेक्स हो गया, अब इसकी जो y की वैल्यू है वही तो मिनिमम वैल्यू होगी। अगर सपोज कोई क्वाड्रेटिक होती वो उसकी ऐसा कुछ बनता, तो ये जो वर्टेक्स है उसकी जो वैल्यू है वही तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। बस इसी लॉजिक को हम इस्तेमाल करेंगे, -d/4a इसमें कैलकुलेट करेंगे, है ना, और -d/4a इसमें कैलकुलेट करेंगे। सिंस अब देखिए अगर a की वैल्यू पर डिपेंड करता है, अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला बनेगा कुछ ऐसा, a नेगेटिव है तो पैराबोला बनेगा कुछ ऐसा, अपवर्ड और डाउनवर्ड फेसिंग। तो देखिए डाउनवर्ड फेसिंग होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहां पर क्या मिलेगी अपन को? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कौन से फॉर्मूले से? -d/4a से। a की वैल्यू इसमें क्या है? पॉजिटिव है, तो यहां -d/4a से कैसी वैल्यू मिलेगी बोलो? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो वही हमें चाहिए, क्वेश्चन में हमसे वही वैल्यू पूछेगी। आप इस कंडीशन में रखिएगा, कहां है कंडीशन? ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन में रखिएगा, यू विल गेट योर आंसर। देखिए यहां मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, आपको करना है, एजेंडा बता रहा हूं, सोचना कैसे है, एग्जाम में आपको कैसे थिंकिंग रखनी है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना, और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। टेंजेंट एट 3 पॉइंट्स A B C, 3 पॉइंट्स है A B C ऑन द पैराबोला y² = 4x टेकन इन पेयर इंटरसेक्ट एट PQR इफ डेल्टा और डेल्टा डैश बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AB। अब देखो ABC और PQR दोनों अगर पॉइंट मिल गए तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे बड़े ही आसानी से। वही काम करना है, देखो बहुत आसानी से हम ABC और PQR निकालेंगे। देखो ABC जो पॉइंट है वो किस पर है? पैराबोला पे है। तो देखिए ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में हम इसके पॉइंट्स मान लेते हैं। तो AT² 280 होता है, A की वैल्यू क्या है? 1 है, तो क्या बोलेंगे? T1² AT² 2AT, तो ये T। सिमिलरली B पॉइंट भी लेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? T1² 2T2, सॉरी ये T2 मान लेते हैं इसको, और ये कितना हो जाएगा? T3 मान लेते हैं, और ये कॉमा 2T3। समझ रहे? कुछ इस तरीके से मान लेते हैं पॉइंट्स। अब हर एक पॉइंट पर हम टेंजेंट भी लिख सकते हैं, तो मैं बेसिक तरीके से टेंजेंट लिखने वाला हूं, देखना ध्यान से। y × 2T1 इस पर टेंजेंट लिख रहे हैं अपन, इज इक्वल टू 4x + x1/2, तो क्या हो जाएगा? x + T1² 2। ये हो गया। अब देखना ध्यान से, ये 2 से 2 निपट गया, ये 2 से 2 निपट गया, तो क्या आ जाएगा? T1y = x + T1²। ये टेंजेंट लिख दिया हमने A पॉइंट पे। अब देखिएगा B पॉइंट पे लिखते हैं। B पॉइंट पे कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, ऐसे करना है। भैया सेम ही तो पैटर्न है, बोलो भैया, x + T3², सेम ही तो पैटर्न है, और कोई पैटर्न तो है नहीं। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है? देखना ध्यान से, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, देखना बहुत ध्यान से देखेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके कैसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो सब्ट्रैक्ट, तो x से x निपट गया, y के साथ जो आया वो आया T1 - T2 = T1² - T2²। बोले भैया ये आ गया। अब अगर बुद्धिमान हो तो आप तुरंत बता सकते हो कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी? T1 + T2 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ गई? T1 + T2। किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। चलो तो क्या इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा? T1, और इधर आ जाएगा T1 + T2 = x + T1²। यहां पर रख देते हैं भैया, क्या आ जाएगा? T1² + T1 T2 = क्या आ जाएगा? x + T1²। T1² खचा खच, तो x की वैल्यू क्या आ गई? T1 T2। तो मतलब ये बात समझ में आती है कि A पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, B पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लेते हैं वो P है, उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे T1 T2, T1 + T2।
सक्सेस। क्या सक्सेस मिली, देखो ध्यान से। सक्सेसफुल हम यहां पर हुए कुछ इस तरीके से कि यहां पर जो P पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, मान लेते हैं P पॉइंट वो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि A और B पे ड्रॉ की गई थी, है ना। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा T1 T2, T1 प्लस T2। सिमिलरली Q पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा T1 T3, T1 प्लस T3, एंड ऐसे ही R जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा T1 T2 T3 प्लस नॉट प्लस T2 प्लस T3। ये आपका PQR आ गया। अब बोलो, आप लोगों ने कहा था कि सर PQR निकाल दो, हम तो कर लेंगे, बस वही करना है। आपको डेल्टा लिखना है। चलो मैं डेल्टा लिख के भी दिखा देता हूं आपको। चलिए देख लेते हैं। आई होप यहां तक तो सबको क्लियर होगा। तो मैं इसको मिटा देते हैं, ये हम मिटा देते हैं और डेल्टा लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलो तो डेल्टा लिखते हैं। पहला डेल्टा लिखने वाले मतलब ABC वाला लिखने वाले, तो क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर एंड T3 स्क्वायर। सिमिलरली 2T1 2T2 2T3 और 1 1 1 एंड दिस विल बी 1/2। बुद्धिमान लोग अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये 2 2 2 बाहर आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा जो बचेगा वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 के अलावा बचेगा। तो मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर देता हूं, यहीं पर ये 1/2 खचा खच कर देता हूं और ये 2 भी खत्म कर देता हूं। तो ओवरऑल डेल्टा ये बना। अब हमें ये करना है, अब मैट्रिसेस के लॉजिक लगाने कि भैया ये 1 1 1 लिखा हुआ है ना, तो हमें कंसेक्यूटिव 2 0 बना देते हैं। तो क्या कर देते हैं बोलो, R1 को चेंज करते हैं R1 माइनस R3 से, ऐसे ही R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस R3 से। कुछ इस तरीके का लॉजिक लगा लेते हैं। तो यहां पर 2 0 बन जाएंगे हमारे, एक ऊपर 0 बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। ओवरऑल क्या बनेगा, ओवरऑल बनेगा T1 स्क्वायर माइनस T3 स्क्वायर, T1 माइनस T3। सिमिलरली T2 स्क्वायर माइनस T3 स्क्वायर और T2 माइनस T3, और ये आ गया T3 स्क्वायर और ये आ गया T3। अब देखिए कॉमन निकालना बहुत आसान है, कॉमन निकाल के फिर सॉल्व करो। कैसे, T1 माइनस T1 माइनस T3 कॉमन बाहर, T2 माइनस T3 और T2 माइनस T3 फिर बाहर, फिर हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो जितना मुझे समझ आता है, जितना मेरी समझ कहती है, ये कुछ इस तरीके का आना चाहिए। T1 माइनस T2, T2 माइनस T3 एंड T3 माइनस T1, कुछ इस तरीके का डेल्टा आना चाहिए। सॉल्व कीजिएगा, यही पाओगे। थोड़ा माइनस में हो सकता है, माइनस का कुछ हो, लेकिन यही इसी फॉर्मेट में आपको लेके आना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐसे ही आपको डेल्टा डैश सॉल्व करना है, वो भी कुछ इस तरीके से ही होगा। यही आपको ऑपरेशन लगाने हैं, रो ऑपरेशन, और आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन है ना, लिमिट का क्वेश्चन है। तो बड़े सावधानी से करेंगे ना, लिमिट तो अच्छी है, अच्छा चैप्टर है लिमिट। तो देखिएगा कैसे करना है इसको। देखते हैं भैया क्या कर सकते हैं इसमें, क्या नहीं कर सकते, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं एक डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन में कह सकता हूं। अभी पिछले जो क्वेश्चन आए थे उसमें पहला क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं कि मीडियम टू डिफिकल्टी के रेंज में है, बाकी इजी क्वेश्चन में थे। ये थोड़ा सा बोल सकता हूं कि ट्रिकी क्वेश्चन है, आखिरी में कुछ बच्चे गलत कर सकते हैं, फिर भी इसको भी मीडियम ही बोलूंगा मैं। ठीक है, चलो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि सिग्मा लगा दिया है, कुछ इस तरीके से मामला है। तो fx इज इक्वल टू, देखिएगा ये सब एज इट इज लिखे रहने देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, और सिग्मा सपोज लिखा हुआ है एज इट इज k इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक। और अब मेरे कहने पर एक बार मन ही मन में इसको पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से करिए, kx प्लस 1 माइनस k प्लस 1 x प्लस 1, और यहां पर बीच में लगा देते हैं माइनस। ठीक है, और यहां पर रखते हैं 1 और यहां पर रखते हैं 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से किया।
ऐसा क्यों किया? जब भी दो लीनियर का मेरे पास फैक्टर आता है ना, दो लीनियर है सपोज करो, हमारे नीचे कौन है, दो लीनियर के मल्टीप्लिकेशन है, वो तो k की वैल्यू है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब भी मेरे पास ऐसा कुछ आता है तो मैं उसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करता हूं कि भैया दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो एक बार और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ कांस्टेंट आएगा तो उससे डिवाइड कर देंगे आगे, तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से हो जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूं, वही काम मैंने उसमें ट्राई किया। अब जरा एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, k + 1 x + 1 kx + 1, ठीक है। kx कैंसिल हो जाएगा, अकेला x बचेगा, ध्यान से देखिए आप, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा x, जो कि क्वेश्चन में भी था x। तो मतलब इस पूरे तामझाम को हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, यूजिंग व्हाट, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इस पूरे तामझाम को हमने कैसे लिख दिया, पार्शियल फ्रैक्शन से हमने कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख दिया। अब देखना, अब थोड़ा जादू सा होगा, कैसे। अब मैं लिमिट को थोड़ी देर के लिए अभी साइड में रखता हूं और ये सिग्मा वाले को ही सॉल्व करता हूं आगे, ठीक है। तो सिग्मा वाला k की वैल्यू क्या रखता हूं, 0 रखता हूं। तो k की वैल्यू 0 रखी मैंने, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, इसमें भी 0 रखनी पड़ेगी, k की वैल्यू 0, तो -1/x + 1 आ गया, ठीक है। ये एक टर्म है प्लस, अब k की वैल्यू क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। k की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x + 1 -1/2x + 1, ये भी एक टर्म है ना। ऐसे एक और टर्म निकाल लेते हैं हम, k की वैल्यू 1 रखी, 0 रखी, 1 रखी, अब 2 रखते हैं, तो 1 क्या आ जाएगा 2x + 1 -1/3x + 1, ये आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है। अब n-1 रखते हैं, n-1 रखेंगे तो क्या जाएगा 1/n-1x + 1 -1/nx + 1, कुछ इस तरीके की कहानी होगी, ठीक। नाउ अब ध्यान से देखेंगे, अब बहुत ही अच्छा और रोचक चीज होने वाली है, कैसी, इसको देखिएगा, x + 1 x + 1 कैंसिल आउट, 2x + 1 2x + 1 कैंसिल आउट, और ये भी कहीं आगे कहीं कैंसिल आउट हो रहे होंगे। ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि पहले टर्म का दूसरा दूसरे टर्म के पहले से कैंसिल आउट हो रहा है। जैसे अगर मेरे लिए ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो पहले टर्म का दूसरा दूसरे टर्म के पहले से कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसा पैटर्न चल रहा है। तो आखिरी वाले की बात करते हैं, अगर आखिरी वाले को पहला बोले तो इसके दूसरे के लिए इसके आगे वाले का पहला है ही नहीं है, तो ये बच जाएगा, ओवरऑल क्या बच जाएगा ये, ठीक है। तो अब थोड़ी जगह बनाते हैं, है ना, और यहां पार्शियल फ्रैक्शन को हटा के इधर लिखते हैं दूसरे रंग से, ठीक है, इससे लिखते हैं येलो से, दिखते हैं, नहीं दिखेगा तो चेंज कर लेंगे। तो बचेगा क्या, वैसे ही जैसे आखिरी वाला बच गया वैसे ही पहले वाला भी बच जाएगा, पहला वाला भी बच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी अगर इसको दूसरा मान ले तो इसके लिए पहला कोई है ही नहीं, तो इसीलिए पहला और आखिरी बच जाएगा, ठीक है ना, पहला और आखिरी बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 - 1/nx + 1, दो टर्म बचेंगे, ठीक है। अब वो लिमिट लग रही होगी यहां पर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, और ये फंक्शन होगा fx के बराबर, ठीक है, ये fx के बराबर होगा। नाउ अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते क्या आ जाएगा, nx + 1 - 1 डिवाइडेड बाय nx + 1, और ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी चल रहा है। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन्फिनिटी वाली लिमिट है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, इसको n से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये 1/n हो जाएगा। जैसे ही इसमें लिमिट रखेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी वाली, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फंक्शन जो बचेगा वो क्या बचेगा, x/x बचेगा। अब यहां आप क्या गलती करेंगे वो मैं समझाता हूं, क्या गलती करेंगे मैं वो समझाता हूं। ये बन गया हमारे पास फाइनल x/x, ये बन गया। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या लिखा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, ठीक है। f इज डिफरेंशिएबल एट x = 0, f इज नीदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशियल x = 0, नन ऑफ द अबव। अब गलती आप लोगों ने क्या करी होगी, इसको उड़ा दिया होगा और 1 लिख दिया होगा, और आपने कहा देखो भाई
एफ एक्स जो है वो 1 है, एफ एक्स कौन है 1 है, लेकिन आप लोग ये नहीं जान पाए कि x की जगह पर 0 नहीं रख सकते। x की जगह पर अगर 0 रख दिया तो वो एग्जैक्टली 0/0 बन जाएगा, जो कि कुछ होता नहीं है, जो कि अलाउड नहीं है मैथ्स में। इसीलिए ना तो 0 डोमेन में होगा, तो डोमेन में नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, सी पार्ट। तो आखिरी वाले पार्ट देखो, इसमें दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये कैंसिल आउट वाली बात, एक ये लास्ट में जो आप कैंसिल आउट करते हैं वो वाली बात। आई होप आप में से जिन लोगों ने गलत किया होगा ये अब नहीं करेंगे ये गलती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, अब इसका थोड़ा एजेंडा समझते हैं और फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। कोई क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। If the axis of an ellipse coincide with the coordinate axis and it passes through the point 4, -1 and touches the line x plus 4y minus 10 equal to 0, then the equation is। देखो बहुत इजी सवाल है ये, इजी कैटेगरी में आएगा, है ना, इजी कैटेगरी में सवाल आएगा। देखिए कैसे, देखिए आप इक्वेशन मान सकते हैं x² a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम इक्वेशन मान सकते हैं। अब 4, -1 को इसमें क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई। 4, -1 को क्या करेंगे, इसमें सेटिस्फाई करेंगे, तो यहां पर आपको a और b में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है टचेस द लाइन दिस। अभी टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है तो हमारी जो कंडीशन थी कौन सी वाली, y = mx ± c, और c की वैल्यू क्या होती थी, √ में a² m² प्लस b²। आप उस कंडीशन को इसमें अप्लाई करें, m की वैल्यू तो यहां से आ ही जाएगी। देखो इसको फॉर्मेट में चेंज करो, y = mx + c में, तो क्या हो जाएगा 4y = -x + 10। ठीक है, इससे कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू हमारे सामने क्या आ जाएगी, y = क्या लिखेंगे, -1/4x + 10/4। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, -1/4 आ गई, और c की वैल्यू आपको पता है, आप c² निकाल लो, √ में, √ तो नहीं होगा, c² ऑब्वियसली नहीं होगा, c² √ में, तो हम क्या लिखेंगे इसको, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, a² m² प्लस b²। तो यहां से एक a² m² में इक्वेशन, यहां से एक a² m² में इक्वेशन, दो a² m² में इक्वेशन आएंगे। यू हैव टू सॉल्व इट एंड देन यू विल गेट योर आंसर। लेट्स अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ इट। समझते हैं आगे की बात जो है इसमें। सो ये आपका इक्वेशन था, ठीक है, आई होप दिख रहा हो ये, है ना, मैं इसको हटा देता हूं, है ना, ये आपके सामने इक्वेशन था, है ना, इलिप्स का इक्वेशन। फिर मैंने पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया, फिर पॉइंट सेटिस्फाई कराने के बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स हमने कन्वर्ट कर ली, जो मैंने आपसे कहा कन्वर्जन करेंगे। उसके बाद a² और b² में, यहां पर a² में इन्होंने एक क्वाड्रेटिक बना लिया, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू उठा के हम वापस रख देंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक अब यहां पर आएगा सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना, देख लीजिएगा, ये आ गया आपका कि भैया यहां पर a² आपका ये आ गया, b² आपका ये आ गया, a² b²। देखो जिसने 2D पढ़ी है सिंपल लेवल पर भी, वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, इजी लेवल का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं ताकि हमें सारे क्वेश्चन आज कवर कर सकें। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान। देखिए कैसे, लिमिट सॉल्व करने का पूरा केस था इसमें, और कोई भी केस नहीं था। बोला क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिएगा ध्यान से, तो इसमें क्या बोला गया है कि हम यहां से x की पावर n बाहर लेते हैं, ठीक है, x की पावर n, ठीक है। तो सिंस लिमिट इन्फिनिटी पे है ना, तो हम हमेशा हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। तो यहां पर x की पावर n से डिवाइड नहीं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस π/3x की होल पावर n, x नीचे पहुंच जाएगा, और यहां से x की पावर n - 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा
1 प्लस पाई बाई 3x की होल पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखिएगा ध्यान से, ये बन गया आपका आई थिंक fx। ठीक है, ये लिमिट सॉल्व करने का केस है पूरा। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या बचेगा, x बचेगा, है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बचेगा अकेला x, है ना। और यहां पर 1 प्लस समथिंग की पावर n और अपॉन में 1 प्लस समथिंग की पावर n। ठीक है, अब समथिंग पे थोड़ी स्टडी करनी है अपन को कि समथिंग कैसा होना चाहिए। अगर यहां पर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और पावर कहां पहुंच रही है, इन्फिनिटी पहुंच रही है, तो ये भाई साहब भी इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे। ये बात समझ में आती है। वहीं यहां पर वैल्यू लेस देन 1 है और भाई साहब कहां पहुंच गए, इन्फिनिटी पे पहुंच गए, तो ये वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, 0 की तरफ, जो कि हमें चाहिए, जो कि हमारा ये x मिल जाएगा। अगर ये इन्फिनिटी की तरफ पहुंच गया, 0 की तरफ पहुंच गया, अगर ये 1 से छोटा हुआ, तो हमारा काम हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन देखने हैं कि कहां पर x की वैल्यू ऐसी रखी जाए कि ये 1 से छोटा हो जाए और हमारा पावर इन्फिनिटी पे पहुंचे और वो 0 हो जाए। ध्यान रहे, है ना, कि यहां पर क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। अगर x की वैल्यू कुछ ऐसी हुई जिससे ये x आ गया, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर x की वैल्यू अगर ऐसी, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो x ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना, तो कुछ ये रह जाएगा। फिर इसी हिसाब से आपको इसमें भी काम करना है। ठीक है, तो इतना आप मेरे ख्याल इस हिंट के बाद आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये भी बहुत आसान सवाल है, देखिएगा ध्यान से, है ना। ऑब्जर्वेशन बिठानी है बस। देखो, अगर सपोज करो कोई हमारे पास ऐसा कुछ, मैंने बोला ऐसा कुछ सर्कल है, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करें तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r cos थीटा, r sin थीटा, ये हो जाएंगे। इसमें अगर रखूंगा तो क्या आ जाएगा, x r cos थीटा, है ना, प्लस y r sin थीटा। ठीक है, ऐसे लिखोगे और यहां पर कुछ r स्क्वायर लिखा जाएगा, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू r, ऐसा कुछ बन जाएगा, बन जाएगा। ये रूप रंग मुझे यहां दिखाई दे रहा है, ये रूप रंग मुझे कहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। बस कैपिटल X की जगह पर कौन लिखा हुआ है, कैपिटल X की जगह पर लिखा हुआ है x माइनस 2 और कैपिटल Y की जगह क्या लिखा हुआ है, y माइनस 2। तो अगर मैं कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह रख दूं तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर 1 है तो वही r हो जाएगा, दैट विल बी द रेडियस, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द रेडियस। तो ये कौन बन गया अपना, ये सर्कल मिल गया, सर्कल। अब सर्कल मिल गया तो हमारा काम हो गया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस नॉट 2x माइनस 4x माइनस 4y एंड दिस विल बी आई थिंक 8 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, कंपेयर किया, G, F और C मिलेगा आपको, वैल्यूज रखिएगा एंड आपका आंसर आ जाएगा। इजी लेवल में काउंट होता है ये क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन है ना, क्या बिठानी है, ऑब्जर्वेशन बिठानी है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये 9 क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आपका इसमें नहीं हुआ कुछ तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो समझते हैं क्या है। If the chord of the hyperbola x square minus y square is equal to a square touch the parabola y square is equal to 4x, then the locus of their middle points is। तो मिडिल पॉइंट्स का फोकस बताना है, तो आपको पता है भैया कैसे निकालते हैं, बोलो भाई कैसे निकालते हैं, t इक्वल टू s1 से, डायरेक्ट फॉर्मूला, t इक्वल टू s1 से, s1 कौन होगा, मिड पॉइंट है ना, तो उधर से मिड पॉइंट रखने के बाद जो आएगा तो उधर से आपको t इक्वल टू s1 से आपको इजीली लोकस मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं इसके बाद भी, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं आपको।
जो इजी क्वेश्चन था उनका मैंने सॉल्यूशन रख लिया है ताकि हम जल्दी जल्दी इसको कर सकें, क्विकली कवर हो सके, आपके लिए लॉन्ग वीडियो ना बने। तो बोला इफ h, y इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड देन द इक्वेशन विल बी बाय t इक्वल टू s1। तो t इक्वल टू s1 से हम लिख देंगे, ये आ गया आपकी इक्वेशन। फिर इसके बाद आई गेस ये आ गया, इफ इट टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x देन वी गेट, यहाँ पर पैराबोला अगर टच करेगा तो कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएंगी, तो रिक्वायर्ड लोकस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब इस पे आ जाइए, क्या बोला है 11th, 2 points P and Q are taken on the line joining the points A, B। जरा इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ आराम समझते हैं कि ये पॉइंट है A है ना, और ये पॉइंट है B। तो 2 points P and Q are taken on the line joining this। ठीक है, तो मैं ज्वाइन कर देता हूं लाइन, ये बन गई लाइन, such that AP इक्वल टू PQ and इक्वल टू QB है ना। तो मैंने बोला ये रहा P और ये रहा Q, तो मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तीनों ही पार्ट कैसे आपस में बराबर है। सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AP, सर्कल बना दिए AP पे और PQ पे, सब पे क्या बना दिए, सर्कल बना दिए। ठीक है, एज डायमीटर देन द लोकस ऑफ द पॉइंट्स S द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्ट्रेंथ। देखिए बहुत आप लोग अब समझ गए होंगे कि क्या बात हो रही है, सिंपल सी बात हो रही है कि जैसे आपके पास A पॉइंट है 0,0 दिया हुआ है, ऐसे ही आपके पास क्या है B पॉइंट है, क्या है 3A,0 दिया हुआ है। आपको बताना है, बस सिंपल सी बात है कि आपको बताना है 2:1 वाला पॉइंट और 1:2 वाला पॉइंट, ट्राइसेक्ट वाला पॉइंट। वो आई थिंक आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, और वो निकाल देंगे, आपके पास P और Q आ जाएगा। P और Q आ गया तो आप डायमेट्रिक फॉर्म में आप क्या निकाल सकते हो, सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएंगी, आप आगे बढ़ा देंगे। फिर भी आपके लिए मैं सॉल्यूशंस लाया हूं, आई होप इसके सॉल्यूशंस होंगे। सो PQ पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट निकल गए यहां से, PQ पॉइंट ट्राइसेक्ट वाले बहुत आसानी से निकल जाएंगे। वो तो डिस्टेंस 2:1 करना है तो एक 2 यूनिट पे होगा, एक A यूनिट पे हो जाएगा। ठीक है, सो द सर्कल्स आर, ये डायमेट्रिक फॉर्म में हमने सर्कल लिखा है, देखिएगा आपको दिख रहा होगा, डायमेट्रिक फॉर्म में आपने सर्कल लिखा है, तो आप लोग को शायद याद हो डायमेट्रिक फॉर्म, है ना। और ये हमने तीनों सर्कल लिख दिए। आफ्टर दिस हमने क्या किया, आफ्टर दिस यहां पर एक H, K मान लिया, जो कि डिस्टेंस वाली कंडीशन थी, डिस्टेंस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराया और हमारा आंसर आया। चले, है ना, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है, बहुत आसान। पिछला क्वेश्चन भी इजी कैटेगरी में आएगा, कोई मुश्किल कैटेगरी में नहीं आएगा। क्या बोला, इफ द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ द GP आर पॉजिटिव नंबर्स A, B, C। देखो मैं आपकी जगह होता तो मैं इस चीज को देखकर ही मेरे को अंदर से ऐसा फील आता कि भाई कुछ हो चुका है, ऐसा 11th क्लास में कुछ ऐसा हो चुका है, ABC ऐसे होते थे, वो PQR उसके टर्म होते थे, और अगर मैं इसको ऐड करता था तो 0 आता था, ऐसा कुछ याद आना चाहिए अगर आपने थोड़ी बहुत भी AP में 11th क्लास में AP को थोड़ा ध्यान दिया है तो। खैर कोई बात नहीं, फिर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, APO चाहे GPO दोनों में सेम काम होता था। ठीक है, चलो फिर भी देखते हैं। If pth, qth and rth term of the GP are positive numbers, this, find the angle between the vectors this and this। तो बहुत आसान है कि भैया पहले तो ये GP वाली कंडीशंस को हम अप्लाई कर लेंगे। ये कौन है, ये वेक्टर्स प्लस GP का क्वेश्चन, समझ रहे हो, 2 चैप्टर मिक्स्ड है इसमें, है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, pth, qth, r, तो मैं मान लेता हूं A और R है, तो pth क्या हो जाएगा, P-1 इज इक्वल टू स्मॉल a हो जाएगा। ऐसे ही AR Q-1 इज इक्वल टू B हो जाएगा। ऐसे ही AR R-1 ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। सारी वैल्यू इसमें उठा के हम रख देंगे, सारी वैल्यू क्या रख देंगे, इसमें उठा के रख देंगे, और यकीन मानिए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और वो भी क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, π/2, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही आप बताइए मुझे A, आपको मैं वेक्टर से वो याद दिलाता हूं, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, सिंपल बात बताऊं तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है।
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो यही हो जाएगा अल्टीमेटली, ये रखोगे ना जब तो यही वैल्यू आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो π/2 इसका आंसर हो जाता है। अगर याद नहीं है तो आप आराम से वैल्यू रखो, आपका आंसर आएगा। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, इसको क्लियर करते हैं। चलो इसमें नहीं है, लेकिन आपको है ना सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। नहीं आता तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। चलिए ट्रिक्स आप तक पहुंच जाए, मेरा ये उद्देश्य है। ठीक है, चलिए तो ये वाली लिमिट सॉल्व करनी है। तो इस वाली लिमिट के लिए हम दो तरीके हैं। इसके लिए दो तरीके क्या है, या तो हम इसमें एल हॉस्पिटल लगा ले ऊपर नीचे, एक तरीका तो बेसिक तरीका ये है, ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल लगा लो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लग जाएगा एल हॉस्पिटल, है ना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, माइनस x अपॉन x अपॉन कॉस x, ये हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये y टेंडिंग टू 0 है, मतलब वेरिएबल कौन है, y है। अगर आप एल हॉस्पिटल भी लगा रहे हैं तो आपको x को एज अ कांस्टेंट मानना पड़ेगा। x को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल, चलो एल हॉस्पिटल ही लगा लेते हैं। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल इधर से लगा लेते हैं, इसी वाले से। तो देखो ये यूवी रूल लगा लो यहां पर, है ना। तो y x का तो 0 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली sec इंटू x प्लस वाई ही रहेगा, है ना, प्लस। ठीक, नाउ x प्लस वाई एज इट इज छोड़ेंगे, है ना, यूवी रूल लगा रहे पर x प्लस वाई एज इट इज छोड़ेंगे और sec x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, sec इंटू x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, ये बन जाएगा। ये अल्टीमेटली कौन आ जाएगा, fx आ जाएगा, और फिर y की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो फाइनल जो fx हमारे पास तैयार हो जाएगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिएगा ये डिफरेंशिएशन हो गया, y का इक्वल टू 1 हो गया, है ना। अभी भी लिमिट रखी हुई है y इक्वल टू 0, तो y को वैल्यू 0 रख देंगे। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, दिस विल बी sec x प्लस x sec x 10x। ये हमारे सामने फंक्शन तैयार हो जाएगा। अब जैसे ही फंक्शन तैयार हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है और 0 रखना है, डबल डिफरेंशिएट करना है और 0 रखना है, और डायरेक्टली आप 1 भी रख सकते हैं, 1 रखना है और चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। ये आइडिया है बेसिक, और कोई आइडिया नहीं। इस लिमिट में भी प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत आसानी से हो गई थी। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। चलिए भैया इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस। एडजेसेंट साइड्स दे दिए, तो आपको पता है एरिया कैसे निकालते हैं, a क्रॉस b। ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लैम्डा प्लस 2 इज दिस, एंड वो दे दिया अगर लैम्डा की वैल्यू आ जाए डिक्रीजेस मोनोटोनिकली थ्रू आउट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। मतलब कुल मिला के बात ये हो गई कि देखिए बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत समझते हैं पहले, है ना, क्वेश्चन समझते हैं कि सबसे पहले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें बताना है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें बताना है, और ये इसमें कुछ लैम्डा फंस रहा है जो कि एरिया निकालने से हमें रोकेगा। तो हमें लैम्डा चाहिए बेसिकली। तो लैम्डा कैसे आएगा, लैम्डा आएगा इधर से, इधर से। अभी हमें थोड़ी देर पहले क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करी थी, उसमें हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, लैम्डा प्लस 2 एंड 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 लैम्डा इंटू x प्लस 9 लैम्डा, ये आ जाएगा आपके पास। ये कौन आ गया, f डैश x आ गया। ये कौन आ गया, f डैश x आ गया। जब ये f डैश x आ गया आपके पास में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को ऑलवेज निगेटिव बनाना चाहते हो। ऑलवेज निगेटिव कैसे बनेगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक दी है, तो a की वैल्यू अगर इसमें लेस देन 0 कर दोगे और d की वैल्यू भी लेस देन 0 कर दोगे, तो ये ऑलवेज, प्यारे बच्चों, ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा।
अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती तो ऑलवेज पॉजिटिव होता, ए की वैल्यू नेगेटिव है तो ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑलवेज नेगेटिव वाली बात यहां पर आपको समझनी है, ठीक है। ऑलवेज नेगेटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2 शुड बी लेस देन 0, और यहां पर आप डी की वैल्यू निकालिएगा और उसको लेस देन 0 कीजिएगा और यहां पर लैम्डा की आपको वैल्यू मिलेगी। अब जो लैम्डा की आपके सामने वैल्यू आ रही है उसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा की कौन सी है। उस लैम्डा की वैल्यू कंसीडर करके आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और फिर आगे बढ़ना है। फिर से देखिए यहां पर हाइब्रिड क्वेश्चन है, वेक्टर्स प्लस कैलकुलस, डिफरेंशिएट कैलकुलस, LUS, ठीक, डिफरेंशियल कैलकुलस का मिक्सचर है आपके साथ। समझ आ रहा है बात को? आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये मेरे ख्याल से सोल्यूशन है इसका, देख लीजिए यहां पर एक बार, है ना। तो देखिए लेट fx दिया हुआ है कुछ ऐसा, डिक्रीजेस मोनोटोनिकली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन f dash x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ये पता है हमको, ये मैंने अभी किया। इसके बाद फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0 एंड दिस पार्ट विल आल्सो इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट a शुड आल्सो बी लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 हो जाएगा। फिर यहां से हम वैल्यूज निकालेंगे और सबसे ज्यादा वाली जो वैल्यू होगी लैम्डा की उसको कंसीडर करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक फिर से आएगा क्या, हाँ, फिर ये आखिरी में ये आएगा लैम्डा इक्वल टू -3 आ जाएगा आपके पास, -3 आएगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट में -3 रख देंगे लैम्डा की जगह एंड हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया है। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं कि क्या है सीन, है ना, क्या चीज है इसमें। देखो, द लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस is 15 times the eccentricity of the hyperbola whose length of the transverse axis is 8 and the find the equation of the hyperbola, ठीक है। तो पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको समझ लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब इस सीक्वेंस में जो लार्जेस्ट टर्म होगा, है ना, हमें वो बोला गया है ना, इस 15 टाइम द एसेंट्रिसिटी। तो सपोज करो हमारे पास लार्जेस्ट जो टर्म आया किसमें, an में, वो किसके बराबर होगा, वो 15 टाइम्स होगा इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी के बराबर होगा, ठीक है। whose length of the transverse axis is 8, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ मतलब हो गया 2b, है ना, तो 2b कितनी हो गई भैया, 8 हो गई, है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या हो गई, 2b हो गई, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, तो यहां से b की वैल्यू तो मिल गई, हमें निकालनी है a की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, है ना। तो भैया लार्जेस्ट टर्म इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लार्जेस्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे इसको n के टर्म में, n से डिफरेंशिएट करोगे और इस पूरे एक्सप्रेशन की लार्जेस्ट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। हमें पता करना पड़ेगा n की कौन सी वैल्यू के लिए लार्जेस्ट आएगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की, ये क्या है, ये हर एक टर्म का नजरिया जो दिया हुआ है, तो n की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। अब n यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि टर्म की बात की जा रही है। बस ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। ये मीडियम लेवल है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो आई थिंक यस। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके हमारे पास एक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को हमने 0 रख दिया, वहां से n की वैल्यू हमारे 0 और 8 आ गई, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 8 आ गई। उसके बाद हमने डबल डिफरेंशिएट किया, वो डबल डिफरेंशिएट थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, है ना, क्योंकि वो बड़ा है। उसके बाद हमने 0 रख के देखा और 8 रख के देखा। 0 रखा तो ग्रेटर देन 0 आ रहा था, ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब मिनिमम हो गया, ठीक है। और अगर लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमम हो गया। तो हमें पता चल गया कि n इक्वल टू 8 के लिए क्या है, वो मैक्सिमम, ठीक है। n इक्वल टू 8 के लिए क्या है, वो मैक्सिमम है। आफ्टर दैट हमने a8 निकाला, a8 निकाला तो हमारे पास a8 की वैल्यू मिल गई 1/12, तो ये लार्जेस्ट टर्म हो गया, है ना। तो वहां से हम इसेंट्रिसिटी बता सकते हैं। तो क्या बता देंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला क्या हो जाएगा, 15 into 1/12 दैट विल बी 5/4। कुछ आ गई इसेंट्रिसिटी, ये इसेंट्रिसिटी आ गई। इसेंट्रिसिटी आ गई तो 2a इक्वल टू, उसमें अब यहाँ पर मैंने वहां पर b बोल दिया था, यहाँ पर a हो जाएगा, इन्होंने a बोल दिया, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, इसेंट्रिसिटी आ गई, a की वैल्यू आ गई। आप आराम से b की वैल्यू भी निकाल सकते हो और आपके पास हाइपरबोला तैयार हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, ये b की वैल्यू भी आपके सामने आ गया, हाइपरबोला भी आपका सामने। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि क्या सीन। देखिएगा ध्यान से, बोला क्या है, लेट a बी द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स एंड b बी द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, फर्स्ट 20 टर्म्स और 40 टर्म्स, अब इन टर्म्स को कैलकुलेट कैसे करना है वो समझने वाली बात है, वो समझाता हूं मैं। देखो ध्यान से, तो ये सीरीज को बहुत ध्यान से तकेंगे, है ना, एकदम बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या सीरीज है ये। तो क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 का स्क्वायर। अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो ये 1 का स्क्वायर है, लेकिन ये हमेशा ये इवन वाले नंबर है, वो दो बार है, एक बार नहीं है। तो अगर मैं इस 2 के स्क्वायर को ऐसे लिखूं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये सीरीज दो भागों में बट जाएगी। कैसे बट जाएगी जरा ध्यान से समझते हैं। ये कहां तक जा रही है, कुछ नहीं लिखा है इसमें, अल्टीमेटली वो n इनफाइनाइट तक जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली हमें इनफाइनाइट मान के चलते हैं, इसमें इनफाइनाइट 20 तक जा रही है, सॉरी 20 तक जा रही है। ठीक है, तो ये आखिरी में क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर और एक बार 2 इंटू 40 का स्क्वायर, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सीरीज स्प्लिट करना बता देता हूं। सीरीज कैसे हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे कहां तक जाएगा, प्लस 20 का स्क्वायर। मैं 20 के लिए कैलकुलेट करना बता रहा हूं, 20 मतलब हो गया ए की वैल्यू कैलकुलेट करना मैं बता रहा हूं आपके सामने। ठीक है, तो कुछ ऐसा लिख दिया, और जो इवन वाले बचे हैं उनको अलग से लिख दिया। और मेरी बात मानोगे तो ये इवन वाले हैं वो 10 ही होंगे, और यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, क्योंकि हर जगह 2 का स्क्वायर है, आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड यहां पर एंड सो ऑन, कहां तक, 10 के स्क्वायर तक। या अब सब सर कैसे हो गया, हमें समझाओ, मैं समझाता हूं। हमारे पास जो दूसरी सीरीज बचेगी, है ना, दूसरी सीरीज बचेगी, एक तो ये सीरीज बच गई, ये समझ में आ गया आपको कि 1 स्क्वायर यहां से ले लिया, एक 2 स्क्वायर यहां से ले लिया, एक 3 स्क्वायर यहां से ले लिया, एक 4 स्क्वायर यहां से ले लिया, एक बचा है यहां पर, एक 2 का स्क्वायर बचा हुआ है, यहां पर एक 4 का स्क्वायर बचा हुआ है, यहां पर एक 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बचा हुआ है ना। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल लूं तो ये तो 1 ही बचेगा, और ये 2 का स्क्वायर कॉमन निकालने के मतलब क्या हो गया, एक 4 बाहर ले लिया मैंने, तो अल्टीमेटली 2 का स्क्वायर बचेगा। समझ रहे बात को, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 बाहर निकाल लिया। सिमिलरली इसमें से भी 4 बाहर निकाल लो तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 9 36 9 चौको 36 होता है ना, तो वही हो गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही कहां तक चलेगा, अब 20 में से भी तो 2 का स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 10 स्क्वायर ही बचेगा। बस ना, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 में से 4 बाहर निकालो तो 100 बचेगा, तो 10 स्क्वायर बचेगा आखिरी वाला, तो मैंने 10 स्क्वायर लिख लिया। अब आप लोग समझदार बच्चे हो, आपको सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। बोलिए a की वैल्यू आ जाएगी इससे, बिल्कुल आ जाएगी। चलिए a की वैल्यू डन। b की वैल्यू भी सेम तरीके से आएगी, बस इसमें ये कहां तक जाएगा, 40 के स्क्वायर तक जाएगा, और ये कहां तक जाएगा, 20 के स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, आधा आधा हो जाएगा, तो b की वैल्यू भी डन। b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, आपके पास लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ गया, इस लिमिट को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, लिमिट तो बस एक नजरों का झोंका है, झांसा है, इस लिमिट को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कहो सर बड़ी बात है, हमारे लिए तो बड़ी बात है, आपके लिए नहीं है सर, आप तो इतने सालों से पढ़ा रहे हो इसीलिए आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमें तो लग रहा है। लो सर बता देते हैं भैया, है ना। लो भाई, आंखों का झोंका आपके सामने झोंके की तरह चला जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन n ये 2 हो जाएगा। सिंस ये लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो n का डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 1, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो -1 कुछ आंसर आ जाएगा इसका। बोलो भैया, -2 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस पूरी लिमिट का आंसर तुरंत आ गया हमारे सामने, क्या, बोलो भैया, -2। तो हमें -2 लैम्डा की वैल्यू बतानी है, -2 लैम्डा की वैल्यू बतानी, जो कि इसमें से कुछ आएगी। ठीक है, देखते हैं भैया, देखते हैं।
तो ये है माइनस, ये आपका सॉल्यूशन इसका है ना, देख समझते हैं जो मैंने अभी बताया। ए और बी स्प्लिट कर देंगे, दो अलग अलग हमने सीक्वेंसेस में स्प्लिट कर दिया। ये आ गया 20 तक, ये आ गया 10 तक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और फिर आपको पता है आगे निकाल देंगे। क्लिक हो गया, आगे बढ़ गया, तो मतलब अब कर लेंगे आगे सॉल्यूशन। ये सेम सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएगा, टेंशन ना लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 समझते हैं। ये सभी जो है एक इजी लेवल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल चीजें नहीं है, बस एक सीक्वेंस तो अलग अलग करना था, और कुछ करना था क्या? नहीं करना था। चलिए सपोज ए एंड बी, ए बी सी आर इन एपी and a square b square c square are in gp and a plus b plus c is 3/2, then find the equation of the circle whose center lies on the midpoint of the line joining the points a, this and this। देखो बहुत सिंपल है भी, है ना, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। आप ए बी सी दिया हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दो इक्वेशन यहाँ पे आपको मिलती चली जाएंगी सामने से, है ना। तो दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगी, कौन सी मिल जाएंगी? 2b इक्वल टू ए प्लस सी मिल जाएगी, ठीक है। और एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, ये जीपी दिया हुआ तो b की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर सीक्वेंस भी दिया हुआ है और a प्लस बी प्लस सी, तीन इक्वेशन हमारे पास, तीन इक्वेशन टोटल ए बी सी में आपस में आ जाए, इज इक्वल टू 3/2। तो ये तो दोनों लीनियर इक्वेशन ही आ जाएंगी बेसिकली। अगर इसको थोड़ा सा रूट वूट कर दोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस आपका एपी में भी है और जीपी में भी है, अकॉर्डिंग टू दिस हो सकता है इक्वल हो, ठीक है। लेट्स चेक, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस, और रेडियस क्या है? ए है। तो मतलब कुल मिला के अगर ए की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए, ए की वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाए। तो बस बेसिकली हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए की वैल्यू निकालनी है, और कोई नहीं है। समझते हैं ये कैसे आगे बढ़ना है, इसमें सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चलिए ये लिखा हुआ है, सिंस ए बी सी आर इन एपी, तो एपी होगी तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी आपके सामने, देखिए एपी होगी तो ये कंडीशन फॉलो होनी है। तो यहां से ए सी में आ गया वैल्यू कुछ, है ना, बी की वैल्यू आ गई, ए सी में कुछ वैल्यू आ गई, है ना। एंड अकॉर्डिंग इस केस वन मान लिया कि भैया यहां से दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस लगेगा, हमने बी की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर में प्लस माइनस नहीं लगाया था, तो वहां से हमें दो वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। वैसे दो वैल्यू हम उठा के इधर रखेंगे, यहाँ से कुछ केसेस बन रहे हैं आपके सामने, और वहां पर आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी 1/2 माइनस 1/√2, कुछ इस तरीके से। बेसिक कैलकुलेशन है, देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक है बस मैथमेटिक्स आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देखते हैं वेक्टर क्या है। इस वाले में क्या बोला? लेट ए बी सी, तीन वेक्टर दिए हुए है ना, और बोला गया द वेक्टर सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, देन द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 कोप्लानर विथ दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। देखो बहुत सिंपल है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने बोला गया है कि सपोज करो सी वेक्टर है ना, वेक्टर सी लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं सी वेक्टर को, पता है कैसे लिख सकते हैं? सी वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, क्योंकि ये प्लेन में लाई कर रहा है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे इस तरीके से। और क्या बोला था? द वेक्टर √2 कोप्लानर विथ दिस एंड दिस। अच्छा, हमें एक फिर वेक्टर बताना है। अच्छा, यहां से क्या मिलेगा? देखो इस ये कोप्लानरिटी कंडीशन से, अच्छा चलो ये तो ठीक है, ये तो कंडीशन मैंने जो बताई वो है, लेकिन पहले वाले केस में क्या करना पड़ेगा? कोप्लानरिटी की कंडीशन से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या आएगी? 1 1 1 एंड आई थिंक 1 -1 2 और x -2 एंड -1, ठीक है। यहां से x की कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। आप x की वैल्यू कहां रखोगे? इन में रखोगे, इसकी जगह पर रखोगे x की वैल्यू। फिर जो वेक्टर तुमको निकालना है, मान लो c वेक्टर तुमको निकालना है, तो c वेक्टर तुम कैसे निकालोगे? मान लो c वेक्टर है तो a की वैल्यू क्या रखो? ये रखो। b की वैल्यू क्या रखो? ये रखो। अब वो दो मैंने समझाने के लिए किया है, इस वजह से a की वैल्यू ये रखो, b की वैल्यू ये रखो। फिर क्या करो? c डॉट करा दो, क्या? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो यहां से आप a वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप करा सकते हो, प्लस लैम्डा टाइम्स
बी वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप, ये भाई साहब तो जीरो हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि बोला गया परपेंडिकुलर है। तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू पता चलेगी। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू पता चलेगी यहां पुट कर देंगे, आपको जो वेक्टर चाहिए था आपको वेक्टर मिल जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शायद नहीं, ठीक है ठीक है, आई होप ये कर लेंगे आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला, लेट पी क्यू आर बी द परपेंडिकुलर टू दिस रिस्पेक्टिवली इफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 4√3 एंड आर प्लस पी इज इक्वल टू दिस, देन हमें कुछ वैल्यूज बतानी है। तो देखिए बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ये आपस में कैसे हैं, इफ पी क्यू आर आर परपेंडिकुलर टू दिस, तो देखो तो क्या किया है, पी डॉट क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर, है ना। ऐसे ही क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर डॉट ए प्लस पी वेक्टर, है ना। ऐसे ही आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये बोला गया है। ये परपेंडिकुलर है तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो यहां से हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, क्या, पी डॉट क्यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट आर, ठीक है। ऐसे ही क्यू डॉट आर इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट पी, ये हमें वैल्यू मिल गई, है ना। ये बेसिक हमें वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, यहां पर एक और मिल गई, आर डॉट पी इज इक्वल टू आर डॉट क्यू, ये हमें मिल गया, ठीक, ये वैल्यूज है। अब इसके बाद क्या है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये लिखा हुआ है। अब लैम्डा की अगर वैल्यू चाहिए हमको p प्लस क्यू प्लस आर, तो हम क्या करेंगे, देखो p प्लस क्यू प्लस आर हमें जब भी चाहिए होता है तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायर करो जरा p प्लस क्यू आर, तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, p डॉट क्यू प्लस q डॉट आर प्लस r डॉट p, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए यहां से p डॉट क्यू किसके बराबर है, बोलो, p डॉट आर के कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा q डॉट आर, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा, ये p डॉट क्यू की जगह में क्या लिख देता हूं मैं, p डॉट आर लिख देता हूं, है ना। p डॉट आर है क्या, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो q डॉट आर बचेगा। अच्छा, ये जो q डॉट आर है उसकी वैल्यू कहां से मिल सकती है, ये r डॉट p से मिल सकती है और r डॉट इससे भी मिल सकती है, और q डॉट p, अच्छा देखो करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए q डॉट r प्लस q डॉट r, ये दो आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। q डॉट r हमारे साथ कहां मिलेगा, ये मिलेगा r डॉट p से मिलेगा हमको, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, r डॉट p हमने कन्वर्ट कर दिया माइनस का, q डॉट r किसके बराबर मिलेगा, r डॉट p से मिलेगा। अच्छा, r डॉट p किसके बराबर है, माइनस p प्लस q के, है ना। तो यहां से इस p और q के बराबर है, तो सपोज करो ये q डॉट r है ना। तो अब ये कन्वर्ट कर सकते हैं अपन इसको, क्या, ये r ये माइनस का किसके बराबर, p और q के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको p डॉट q प्लस q डॉट r, ठीक है। अच्छा, p डॉट q प्लस q डॉट r आ रहा है मेरे पास। अब देखो फिर से अलग अलग आ रहे हैं, हम चाहें तो दोनों को फिर से कैंसिल आउट करवा सकते हैं, देखो बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो देखो p डॉट q माइनस p डॉट r के है, ठीक है। अब q डॉट r अगर p डॉट r के बराबर आ जाए, q डॉट r माइनस ऑफ आगे बराबर, तो समझो क्या हो गया, p डॉट q और q डॉट r की जगह मैंने क्या रख दिया, माइनस का कुछ, है ना। तो माइनस का हो जाएगा r डॉट p, तो बोलो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी यहां पर कैंसिल आउट हो गया। अब ये सब कहानी होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। अब यहां पर इसको कर देते हैं स्क्वायरिंग, ये स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, 2pq इज इक्वल टू किसके है, 6 के बराबर है। सिमिलरली इसमें भी आ जाएगा, सिमिलरली इसमें भी आ जाएगा। तो ध्यान से अगर सोचोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दो बार आएगा p, यहां पर भी p दो बार आएगा, तो p स्क्वायर, दो बार q स्क्वायर, यहां पर भी q, यहां पर भी q और यहां पर भी q, दो बार q, तो q स्क्वायर, r भी यहां पर, दो बार r स्क्वायर। तो वो एग्जाम में भी ऐसे ही करना है आपको क्विकली,
है ना, तो 2 बार आर स्क्वायर आ गया। अब यहां पर क्या है कि 2pq 2qr और 2rp, तो 2 कॉमन आ गया, है ना, समझ गए ना बात को क्या बोल रहा हूं मैं, है ना, 2 कॉमन आ गया तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस pq प्लस rq प्लस qr, ये आ गया। बस अब इन वैल्यूज को निकाल के आपको कैंसिल आउट करना है उसको, और आगे आगे कहानी बढ़ा देनी है। ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 4√3 प्लस 4, है ना, ये वैल्यूज आप पुट करेंगे और इसमें प्लेस कर देंगे। तो हो सकता है आपको QR की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, तो आप वहां से सॉल्व कर लेना, है ना। ठीक है, तो आई थिंक यहां आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो, एफर्ट्स आपको समझ में आ रहे हो, है ना। और हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम एकदम सॉल्व करके एंड तक पहुंचे क्वेश्चन के। हमारा मोटिव ये है कि हमने जब ये चीजें सुनी कि यार ये सब चीजें आई थी पेपर में और ये सब चीजें हम करवा रहे हैं, तो क्या हम ये करने लायक थे उस पेपर के पहले कि नहीं, है ना। सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप कर सकते थे, और यकीन मानो मेंस में भी क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। मेंस में कोई अलग क्वेश्चन थोड़ी आने वाले हैं कि अलग ही ऐसे आ जाएंगे कि हम अप्रोच ही ना कर पाए, हमारे लिए समझ में ही ना आए वो क्वेश्चन, ऐसा कतई नहीं होने वाला। आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, इसी तरीके इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। और पर्सनली मैं मानूं तो ये जो पेपर था बहुत ही एग्जैक्टली मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, मेंस से लेवल था, पूरा मेंस लेवल था, है ना। मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल पेपर आएगा कि इससे कठिन पेपर आएगा, मुझे लगता है ऐसा ही पेपर आएगा, यकीन मानिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो कि है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। चलिए इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको समझते हैं कि क्या है इसमें। देखिए बड़ा आसान सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग की वीडियो स्टार्टिंग में आपको कहा था कि 16 क्वेश्चन थे जो इजी क्वेश्चन थे, एनालिसिस भी आपके पास पीडीएफ में पहुंचा होगा। 16 क्वेश्चन थे जो कि इजी क्वेश्चन थे, है ना। अगर आप 16 क्वेश्चन कर लेते तो आपका पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। ठीक है, तो जिन्होंने 16 अच्छे से अटेम्प्ट करके कंफर्म किए हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो S1 S2 R था सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 1 लिखा हुआ है तो कॉमन रेशियो क्या है, बोलो 1/2 है। ऐसे 2 लिखा हुआ है तो 1/3 है। तो हम बोल सकते हैं, जनरल बोल सकते हैं, क्या जनरल बोल सकते हैं कि अगर कोई समेशन है SR, है ना, तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, R होगा, और जो कॉमन रेशियो होगा 1/R+1 होगा। तो अगर मैं इसका समेशन निकालूं तो बोलो क्या आएगा, बोलो अगर मैं SR निकालना चाहूं तो सबसे पहले SR क्या आ जाएगा, A/1 - R। ये क्या होता है, 1 - R। आप लोगों को बता दो S इन्फिनिटी क्या होता है भैया, S इन्फिनिटी होता है A/1 - R, ये होता है S इन्फिनिटी। तो वही हमें लगाना है यहाँ पर, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, 1/R+1। ठीक है, ये हो गया पूरा मामला। नाउ अब एलसीएम लेते हैं इसमें, तो एलसीएम लेते हैं क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा R होल डिवाइडेड बाय ऊपर R+1, है ना, ऊपर R+1, और यहाँ पर R+1 - 1 1 से 1 कैंसिल, R से R कैंसिल, अल्टीमेटली किसके बराबर आ गया, R+1 के बराबर आ गया। तो SR जो आया वो क्या आ गया, R+1 के बराबर आ गया। हमें क्या बताना था भैया, हमें बताना था S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, तो मतलब हमें बताना था R+1 का स्क्वायर। R+1 के स्क्वायर के आगे हम क्या लगा देंगे, सिग्मा। तो सिग्मा लगा देंगे R+1 के स्क्वायर के, और कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। तो R = आई थिंक 1 से लेकर कहां तक जाना है, 10 तक जाना है। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, देखिए बड़े ध्यान से। अब कुछ ऐसी सीरीज दी गई है, इसमें बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सभी लोग ध्यान दें इस पे। कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक, बहुत दिमाग लगाया है ना, बहुत दिमाग लगाया, और n टर्म का सम निकालने की हमने कोशिश करी। एक फंक्शन भी था, a में फंक्शन था ये। हमें क्या करना है,
S100 मतलब n की जगह पर 100 लिखना है और a की जगह पर 1/99 लिखना है और फिर हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मामला है। चलो देखते हैं कि क्या है इसमें। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज, इसको कुछ ऐसा सिंप्लीफाई कर सकूं मैं जिससे मेरा समेशन आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं लास्ट टर्म निकालने की कोशिश करता हूं। तो लास्ट टर्म मेरा क्या आएगा, मैंने बोला लास्ट टर्म मेरा है r। क्या है, समेशन निकालना है तो लास्ट टर्म निकाल लूं। तो समेशन ऑफ n टर्म्स क्या होता है कि सिग्मा लगा दो किस पर, लास्ट टर्म पे। सिग्मा लगा दो लास्ट टर्म पे तो हमें समेशन मिल जाता है। ये हमें आइडिया है। तो ये जो टीआर है वो क्या आएगा वो समझने की बात है। तो टीआर जो है ध्यान से देखिए, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो 1 लिखा हुआ है, ये सेकंड टर्म है तो सेकंड लिखा हुआ है ना, और थर्ड लिखा तो आर तो बाहर आएगा एक। ठीक है, और क्या आएगा, एक 1 माइनस ए आएगा, 1 माइनस 2a आएगा। देखिए यहां पर क्या था, 2 लोग थे, 3 लिखा हुआ है तो यहां पर 2 लोग, यहां पर 2 लिखा हुआ तो यहां पर 1 लोग है। तो ये कहां तक जाएगा, समझने वाली बात है, ये जाएगा r-1 तक जाएगा। बेसिकली कहां तक जाएगा, r-1 तक। लेकिन ऐसे थोड़ी लिखेंगे इसको, थोड़ा अलग से लिखेंगे, है ना। देखो rth टर्म समझाना और समझना दोनों ही एक टास्क है। देखो कैसे, अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए के साथ क्या आएगा, r-1 आएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके की कहानी हो जाएगी, 1 माइनस r-1 इंटू ए, ऐसी कहानी हो गई है। ठीक है, अब इस कहानी में हमको थोड़ा सा ट्विस्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, इस कहानी में ट्विस्ट डालना पड़ेगा। अब इस कहानी को कैसे सॉल्व करें, इस कहानी को किस तरीके से अप्रोच करें, वो समझने वाली बात है और वही इस क्वेश्चन का टास्क है। एक ये मुश्किल क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का। ठीक है, टोटल अगर 4 क्वेश्चन मुश्किल थे इस पेपर में तो उनमें से एक क्वेश्चन ये मुश्किल क्वेश्चन ये वाला है। एक क्वेश्चन और आएगा इसमें 25वें नंबर का, वो भी आपका एक मुश्किल क्वेश्चनों में माना जाता है क्योंकि वो ट्रिकी है। यहां भी ट्रिकी मामला ही है, देखो ध्यान से। तो ये टीआर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम ए का मल्टीप्लाई और ए का डिवाइड करेंगे इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, टीआर बराबर क्या आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई और ए का डिवाइड। कैसे, 1/a और ये लिख दिया आर ए। ठीक है, आर ए, और ये लिखा हुआ 1 माइनस ए। आराम से समझिएगा कि मामला क्या है। 1 माइनस r-1 इंटू ए। ठीक है, ठीक है, ये आर ए लिखा हुआ है यहां पर, है ना। इस आर ए में, इस पर्टिकुलर आर ए में मैं क्या कर रहा हूं, आर ए में उसको कुछ ऐसे लिख रहा हूं। देखिए ध्यान से, इस आर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। मोटिव समझिएगा, मोटिव आपको समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस आर ए, इस तरीके से लिख सकता हूं। ये आर ए ही तो लिखा हुआ, इसको सॉल्व करोगे आर ए आएगा। तो इस आर ए को मैंने कुछ इस तरीके का लिख लिया। चलो लिख लेते हैं, आराम समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम समझते हैं। तो हो जाएगा 1/a, 1 माइनस आर ए, ये हमने लिख लिया। ठीक है बेटा, नाउ अब इंपॉर्टेंट बात समझने की। अब पूरा मामला एज इट इज कॉपी कर देते हैं। पूरा मामला एज इट इज लिखा हुआ है हमारे सामने। क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस r-1 इंटू ए। ठीक, अब इस पूरे वाले सीक्वेंस को हम यहां पर करते हैं मल्टीप्लाई और एक बार करते हैं यहां मल्टीप्लाई। 2 अलग अलग सीक्वेंस क्रिएट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, 1 माइनस आर ए और ये बन जाएगा 1 माइनस ए, 1 माइनस 2a एंड सो ऑन। और ये जो n-1 वाला बनेगा r-1 इंटू ए माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस क्या बनेगा यहां पर, माइनस बन जाएगा 1 माइनस ए, 1 माइनस 2a एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म हो जाएगा 1 माइनस आर ए। 1 माइनस क्या हो जाएगा, आर ए। समझ रहे बात को, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर ए। r-1 नहीं होगा इस बार, 1 माइनस आर ए हो जाएगा। और ये यहां पर ऐसा कुछ दिखाई देगा। 2 यहां पर सीक्वेंस हो गए कुछ ऐसे। ठीक है, इस सीक्वेंस को मैं नाम दे देता हूं u
r माइनस 1, ऐसा कुछ सीक्वेंस का नाम दे दिया मैंने। जैसे आप सॉल्यूशन में देखोगे तो आपको u दिखाई देगा। थोड़ा सा हम इजी बना लेते हैं इसको, ऐसा नहीं करते है ना। तो आप क्या करोगे, इसको लिख देते हैं, ये t लिखा हुआ तो tr बोल देते, उसको tr माइनस 1 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, tr हो जाएगा, स्मॉल tr हो जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि अब हम क्या लिख सकते हैं इसको लास्ट टर्म के हिसाब से। अगर मैं tr का लास्ट टर्म लिखना चाहूं तो ना, लास्ट टर्म लिखना चाहता हूं tr माइनस 1, क्या क्या लिखूंगा इसमें, है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें देखो माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, इसमें पहला टर्म क्या हुआ होगा, ये तो हमने लास्ट टर्म की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। पहला टर्म क्या हुआ होगा, पहला टर्म ये हुआ होगा 1 माइनस ए, ऐसा कुछ, फिर माइनस दिस, ऐसा कुछ तो हो रहा होगा। दूसरा टर्म क्या हुआ, 1 माइनस ए, 1 माइनस 2 ए, कुछ लास्ट दिस, इस तरीके से हुआ होगा, है ना। वही तो मामला बैठ रहा है यहाँ पर, तो भाई कुछ है, तो tr माइनस 1 कुछ हुआ होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, समझिएगा ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये 1/a तो चलो बाहर आ जाएगा, हम इधर लिख सकते हैं tr माइनस 1 माइनस tr, ये लिख सकते हैं। और ये कौन है, tr, ये कौन है, ये हमारा tr है। ये हमने फॉर्मुलेशन कर लिया, ये यहां तक पहुंच गए अगर अपन, तो हमारा मोस्ट ऑफ द काम हमारा हो जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द काम हमारा हो सकता है। अब देखना इसके बाद की कहानी बहुत आसान है, देखो कैसे, हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, अब हमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, अब तो हमें बस बातें देनी है। देखो कैसे, इसको जरा हटाते हैं, ठीक है, ये tr लिखा हुआ है एज इट इज, इसको छोड़ दो तो ये 1/a हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सपोज करो अब सिग्मा लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, हम सिग्मा लगा रहे हैं, यहां पर सिग्मा लगा रहे हैं, तो यहां पर भी सिग्मा लगा रहे हैं। तो r इक्वल टू सपोज करो 1 से शुरुआत करते हैं ना, तो 1 से शुरुआत करते क्या हो जाएगा, t0 माइनस t1, ठीक है, तो एक हो गया ये प्लस, ये क्या हो जाएगा t1 माइनस t2, ऐसे तो चल रहा है एंड सो ऑन। ये कहां तक चलेगा बोलो, आखिरी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये n रख देंगे अगर तो tn माइनस 1, n माइनस 1, और यहाँ पर tn हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा मामला। इतना हो गया, बोलो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसी n माइनस 1 भी n माइनस 1 किसी से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कौन, बचेगा सिर्फ t0 माइनस tn बचेगा। बस में अगर ये n तक जा रहा है तो tn बचेगा, इतना ही तो बचेगा, है ना। और ये हो जाएगा 1/a, और ये बन जाएगा Sn ऑफ a। अब देखिए कहानी, आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे, यहां तक हम कर देते हैं खत्म, ठीक, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा। देखो यहां से अब t0 का मतलब क्या हो गया, कहां गया, t0 का मतलब क्या हो गया, हमने 0 पुट कर दिया इसमें, है ना, जैसे हमने फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया, है ना, फर्स्ट टर्म p हो गया 1। अच्छा, इसमें तो k था ही नहीं, है ना, माइनस, अब ये तो 0 हो गया t0, ध्यान से देखोगे अगर तो क्या हो जाएगा t0, क्योंकि tr क्या था, tr जो था वो था 1 माइनस a इंटू 1 माइनस 2a इंटू, है ना, 1 माइनस 3a एंड सो ऑन, है ना। तो t0 तो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस हुआ होगा, तो t0 तो t0 हो गया, तो अल्टीमेटली tn ही बचेगा, tn बचेगा तो ये बचेगा भैया, tn यही तो हो गया। आंसर क्या आ जाएगा समेशन का, tn खुद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tn खुद आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको n की वैल्यू रखनी है 100 तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, ये 100 टर्म्स तक जाएगा, और उसके बाद आपको 1/99 एक ही जगह पर 1/99 पुट करना है। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी कहानी चल पड़ेगी, समझ गए बात को। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है इसका। अब आप थोड़े से टेक्स्ट सॉल्यूशन से भी हेल्प लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, एंड दिस इज दिस क्वेश्चन। इसमें ये ग्राफ है ना, जल्दी से देखते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये tan x sin x और cos x, tan x का ग्राफ बना दिया गया है ना, और ये cos x का ग्राफ भी है। मैं अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं इसमें आपके, तो देखेंगे तो ये tan x का ग्राफ है, ये देखिएगा tan x का ग्राफ बना दिया यहाँ पर, 0 से कहां तक बोला, -π/2 से π/2 के बीच में बोला तो ये बना दिया। सिमिलरली ये cos का ग्राफ बना दिया, ध्यान से देखिए ये cos का ग्राफ है ना, और यहां से देखेंगे तो ये साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, कुछ इस तरीके की कहानी है इसमें, ठीक है।
नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये बहुत आसानी से आप जानते हैं कि हमें मैक्सिमम निकालना है, तो इन सब में मैक्सिमम अभी ये वाला है ना, फिर इन सब में मैक्सिमम ये वाला है, फिर आगे जाएंगे इसके तो ये तो हट जाएगा, है ना, इन सब में मैक्सिमम फिर ये वाला है, फिर ये वाला है और फिर ये वाला है। तो ये जो मैंने ऐसे शेडेड किया है तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा, फिर ऐसा, और फिर यहां से नीचे की साइड, अच्छा चलो बैक करते हैं, हाँ बैक सही किया अपन ने, हाँ सो ऐसा, और यहां पर कुछ नीचे की साइड जाके ऊपर की साइड, ऐसा चलता है। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आपसे पूछा गया, आप एक्सपर्ट हो इसमें, आराम से करोगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। मैं इसमें ज्यादा अभी समय नहीं देना चाहता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये सारे। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये प्लस लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं क्योंकि माइनस के लिखा हुआ है अल्टीमेटली, और इनटू में कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्यूब वाले जो यहां से मल्टीप्लाई कीजिए और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा, एक्स क्यूब कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, कंपेयर ही तो करना पड़ेगा, तभी तो यहां पर हम इनफाइनाइट रख पाएंगे। जो ऊपर और नीचे बराबर हो, देखो मैं आपको समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि हमारे पास सपोज लिखा होता है एक्स की पावर m, है ना, प्लस एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 2, और नीचे लिखा होता था एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2, इस तरीके से लिखा रहता है। और बोलते हैं कि m की वैल्यू सपोज करो बड़ी है n से, m की वैल्यू, तो ये केस कौन सा हो गया, केस ऐसा वाला हो गया कि एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बोल दिया है कि लिमिट की वैल्यू कहां जा रही है, इन्फिनिटी जा रही है, x की वैल्यू कहां जा रही है, इन्फिनिटी जा रही है। तो इसका मतलब ऊपर अगर मैं डिवाइड भी करूं हाईएस्ट पावर से, तो क्या बनेगी कहानी, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ओवरऑल ये जीरो इनफाइनाइट रखने पे ये 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, दैट विल बी इन्फिनिटी। तो मतलब पावर ऊपर की ज्यादा है और नीचे की कम है, तो पावर वैल्यू कहां पहुंचेगी, इन्फिनिटी पहुंचेगी। वहीं इसका विपरीत अगर देखें कि m इज लेस देन n, तो ये कहानी कैसे हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लो, और ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा, ये 0, ऊपर क्या बनेगा 0, नीचे क्या बनेगा 1, ओवरऑल क्या आएगा 0। तो 0 कब आएगा, जब ऊपर पावर क्या होगी, कम होगी और नीचे पावर ज्यादा होगी। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे पावर क्या है 2 है, तो ऊपर पावर क्या होनी पड़ेगी, कम से कम 1 होनी पड़ेगी या फिर कांस्टेंट होनी पड़ेगी। तो अगर x आ गया तो x को छोड़ देना, कोई बात नहीं, लेकिन x क्यूब और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। जैसे ही इनको 0 करोगे अल्फा बीटा की तुम्हें वैल्यू प्राप्त होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू प्राप्त होगी, इसमें वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। आई होप जस्ट आई कैन होप आपको समझ आया हो। कम टू दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान से देखते हैं। फंक्शन ने बोला है कि ये मैक्सिमम और मिनिमम अटेन कर रहा है कहां पर, पी और क्यू पर। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6ax माइनस 9a स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, 3 को कॉमन ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 3a स्क्वायर, ये हो गया। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस ax माइनस 3a स्क्वायर, ये हो गया। यहां से x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3a, यहां से x कॉमन लेते हैं तो यहां पर भी क्या, यहां पे a कॉमन ले लेते हैं ना, a कॉमन ले लेते हैं, यहां पर जाएगा फिर से x प्लस 3। तो समझदार लोग तुरंत इसका आंसर बोल देते हैं कि भैया x माइनस a लिखा हुआ है और x प्लस 3a लिखा हुआ है।
इस 0 को बराबर करने क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो x की वैल्यू एक a आ गई और एक -3 आ गई। ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है तो डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये 6x प्लस 6a। देखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में दिया हुआ a की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। a की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब x इक्वल टू a इज अ नेगेटिव नंबर। कैसा नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। a क्या है, नेगेटिव है। ये देखो ये नेगेटिव है ना। अब इसमें मैं a और रख दूंगा तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, f डबल डैश a कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो a पर क्या मिलेगा हमको, मैक्सिमम मिलेगा। तो p की जो वैल्यू हो गई मैक्सिमम के लिए, p की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, a के बराबर हो। सिमिलरली x इक्वल टू क्या रखेंगे, -3a रखेंगे। -3 तो -3 है तो a कैसा है, नेगेटिव है। तो -3 कैसा नंबर हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। जैसे इसमें पॉजिटिव नंबर रखोगे तो रखो, इधर क्या आ जाएगा, -18a प्लस 6a, है ना। तो ये देखो ये तो नेगेटिव है तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव होगा। तो बड़ा में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा। तो f डबल डैश -3a कैसा है भैया, पॉजिटिव है। तो -3a पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमा। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस 3p स्क्वायर प्लस 2q। तो 3p स्क्वायर, p मतलब हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -3, ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, है ना। और सिंस ये लेस देन 0 3a भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो a की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -2 आ गई। a की वैल्यू इसमें रखेंगे आप -2a और फिर f में अब देखो बनेगा क्या, x³ माइनस, अब क्या रखना है इसमें, -2। तो a की वैल्यू -2 रखनी है इसमें, तो क्या हो जाएगा, -6a x स्क्वायर। a की वैल्यू तो रख चुके हैं पर, है ना, तो रहने दो। तो यहां रख देते हैं a की वैल्यू, ये 6x हो गया और a की वैल्यू -2 रख दी तो ये कुछ -36x है ना, और +12 कुछ आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, f(1)(1). तो मतलब f(1). तो अब इसमें 1 पुट कर दो। जैसे इसमें 1 पुट करोगे तो -29 आपको मिल जाएगा, जो कि आंसर होगा। समझने वाली बात यह है कि लोग बाग ये नहीं समझ पाते हैं कि भैया a नेगेटिव दिया था तो कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। वहां गलतियां लोग बाग करते हैं। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एक ट्रिकी क्वेश्चन में कहा जाएगा इसको। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Next question. Next question is also very easy question. Distance between the chords of the contact of the tangent to the circle this from the origin and the point 16,12 is k, then the value of 4k, है ना। तो chord of contact की इक्वेशन आपको यहां से ऐसे मिल जाएगी। सिंस दो पैरेलल है तो आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान सवाल था। एक सिमिलर क्वेश्चन कुछ ऐसा है ये, है ना। तो इसमें अल्टीमेटली देखो, इसमें मैं हिंट दे देता हूं, बहुत आसान है। इसमें क्या है कि x इक्वल टू 2, है ना, इस पूरे ही क्यूबिक को, है ना, x³ प्लस x स्क्वायर -16x प्लस 20, इसको आप x-2 से डिवाइड करना। x-2 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ x-2 के होल स्क्वायर इंटू समथिंग में स्प्लिट हो जाएगा, है ना। तो फिर आप कैंसिल आउट कर दोगे एंड देन यू विल गेट द f(2) वैल्यू वेरी इजीली। ठीक है ना, तो आप ये आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं 28वां। अरे पीछे हो गया तो, हाँ 28वां देखो ध्यान से। सो 28 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 28 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a i प्लस j प्लस k कॉमा दिस आर कोप्लानर देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो ये डिटर्मिनेंट का बेसिकली क्वेश्चन कहलाया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको डिटर्मिनेंट ही तो सॉल्व करना है ना। तो सिंस यहां पर मैं पहले से ही लिख के लेके आया हूं तो एक बार नजर मार लेते हैं कि किस तरीके से काम करना है इसमें। देखिए ध्यान से, कुछ एक वैल्यूज है इसमें, है ना। तो देखिए ये तो नॉर्मली ये बना दिया उन्होंने, है ना, और बोल दिया कि ये वेक्टर्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ बेसिक बात हमारी क्या है कि हमें ये डिटर्मिनेंट क्रिएट करना है। ये 0 के बराबर है।
फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीरो बनाने की कोशिश करी, डिटरमिनेंट सॉल्व करके जीरो बनाने की कोशिश करी, तो यहां पर ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, देखिए यहां से जीरो कैसे बनाया है, ध्यान से देखो, देखो एक यहां पर जीरो बना दिया है, एक यहां पर जीरो बना दिया है, कुछ इस तरीके से यहां पर जीरो बनाने की कोशिश की गई है। उसके बाद डिटरमिनेंट ओपन कर दिया। खास बात बस इतनी थी कि हमने एंड में यहां पर एंड में हमने इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही वैल्यू पूछी गई थी, बस और कुछ नहीं करना है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस क्वेश्चन का बस यही है कि डिवाइड करना है 1 माइनस ए, 1 माइनस बी और 1 माइनस सी से, तो ये इजीली आपका हो जाएगा। ठीक, नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, है ना। ये दो क्वेश्चन, आखिरी के दो क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बताना है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, पी है, कॉमन रेशियो क्या है, वो भी मेरे ख्याल वो 1/p, कॉमन रेशियो क्या है 1/p। समेशन सम, ये सम SUM होगा, है ना। इफ द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, तो SUM हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 9/2 के बराबर है। यहां से आपको p की वैल्यू 2 आएंगी, 3/2 और 3, आई थिंक, हाँ 3/2 और 3 आएगी, दो वैल्यू आएंगी, तो आपको 3 लेनी है, मल्टीपल ऑफ 3 लेना था इस वजह से। ठीक है, बहुत आसान सवाल था ये भी। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है, let 3 numbers ABC between 2 and 18 be such that their sum is 25. The number 2, A and B are in AP and number B, C, 18 are in GP. तो देखो हमें तीन वेरिएबल दिए, कौन कौन, A, B और C, और इनकी 3 इक्वेशन निकालने की 3 कंडीशन दी, एक ये और एक ये, है ना। अब देखो 2 और 18 के बीच में नंबर्स हैं, है ना, तो ABC बिटवीन 2 एंड 18, तो क्या बोल रहे हैं कि A प्लस B प्लस C किसके बराबर है, 25 के बराबर है, पहली इक्वेशन। दूसरा क्या है, नंबर 2A एंड B आर इन AP, तो मतलब क्या हो गया, 2A इज इक्वल टू 2 प्लस B, एक इक्वेशन। तीसरी क्या है, नंबर B C 18, तो क्या जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू 18B, एक इक्वेशन। 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, हमें आंसर निकालना है, बस ये लॉजिक है और कोई लॉजिक खास नहीं है। आई थिंक इसका आगे का लिखा हुआ है इसमें, मैं वो दिखा देता हूं आपको। देखिए भैया 3 इक्वेशन है आपके सामने, ये आ गई 3 इक्वेशंस, है ना, ये 3 इक्वेशंस है। A प्लस बी मैंने बोला आपसे, ये आ गई। नाउ अब फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किया उन्होंने, यहां से B और C में इक्वेशन आ गई, है ना। उसके बाद वैल्यूज रख दी इसमें वापस, तो यहां पर C की वैल्यू आपके सामने दिख गई कि C की वैल्यू 2 और 18 के बीच में मस्ट हैव C, दैट विल बी 12, है ना, एंड दैट्स इट। सो ये हमने 30 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को समझ आए हो। बेसिक हमने आइडिया लिया कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना था और सॉल्व कैसे करना था। बेसिकली थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे, है ना, और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हम नहीं कर सकते थे। और ध्यान रहे, ये बात हमेशा ध्यान रहे, मैंने आपसे कहा है कि 16 क्वेश्चन ऐसे थे, 16 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी थे। कैसे थे? 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे। ध्यान रखें, सिलेक्शन हमेशा उन्हीं लोगों का होता है जो इजी क्वेश्चन को पहले टारगेट करके खत्म करते हैं। अगर आपने वो काम किया है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो अगले टेस्ट में वो काम करना। सो मिलते हैं क्लासेस में। तो देख लिया वीडियो, हो गए सारे डाउट्स क्लियर। अगर अभी भी कुछ रह गया हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो यार, अपन तो रोज मिलते हैं, ऑलमोस्ट रोज मिलते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट करो और मुझे बताओ कि कौन सा क्वेश्चन आपको लगा कि यार भैया ये हम कर सकते थे लेकिन हमसे छूट गया। और सॉल्यूशन वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना, मुझे आप लोगों के मैसेजेस का इंतजार रहेगा। और देखते हैं आप में से कौन टॉप करता है। मिलते हैं क्लास में।